नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज पूरे भारत में दलितों ने भारत बंद रखा, जिसका असर राजस्थान, यूपी और बिहार में ज़्यादा दिखा। हरियाणा और पंजाब में उसका कोई असर ज़्यादा नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात कही थी, जिसके खिलाफ दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की एक बस का एक्सीडेंट ईरान में हो गया है, जिसमें लगभग 28 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। 23 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। वहां की एक्सीडेंट टास्क फोर्स लोगों को निकालने में लगी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में जा रहे हैं। उनको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के बाद पोलैंड जाएंगे। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने यूक्रेन वॉर रुकवा देने की अपना PR एजेंडा चलाया था, जिसको सच दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वो यात्रा कर रहे हैं। चल रहे किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर खोलने के लिए हरियाणा पुलिस, BJP नेताओं और किसान नेताओं की बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि हरियाणा पुलिस अगर बैरिकेड खोलती है तो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली में मार्च करेंगे। BJP नेता रवनीत बिट्टू ने बाहर निकलते ही कहा कि किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि बम और कृपान लेकर हम किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे। आपको पता ही है कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले भी एंटी सिख बयान दे चुके हैं और उन्होंने कृपान को लेकर आज फिर बयान दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर BJP और RSS में टकराहट दिख रही है। दोनों दो फाड़ हो गए हैं। RSS चाह रहा है कि 70% से ज़्यादा नए चेहरों को टिकट दी जाए, वहीं BJP पुराने चेहरों पर ही दांव खेलना चाह रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किसकी ज़्यादा चलती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 10 में से 5 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। उनमें से 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वहीं 2 विधायक कहीं ना कहीं BJP से टिकट चाह रहे हैं। इसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, जबकि खुद दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ गद्दारी कर चुके हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आज भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा भारत बंद। भारत बंद दलित संगठनों ने बुलाया था और उनका रोष प्रदर्शन इस वजह से वो रोष प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात कही है। पहले मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ। देखिए, दरअसल पंजाब में और हरियाणा में वर्गीकरण पहले भी लागू है, यानी कि जो SC रिजर्वेशन है, दलित रिजर्वेशन है, उसके अंदर कई ऐसी जातियां हैं जिनके लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए SC-A और SC-B 2 कैटेगरी बना रखी हैं और कई ऐसी जातियां हैं जो सारे का सारा रिजर्वेशन एक हिसाब से कंज्यूम करती हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दोनों में वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसके कारण जो ऐसी वंचित जातियां जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उन्हें भी लाभ मिल सके। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा है क्रीमी लेयर का। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर होती है, यानी कि एक रिजर्वेशन के लिए जैसे OBC रिजर्वेशन में है कि 8 लाख से ज़्यादा फैमिली इनकम है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसा क्रीमी लेयर कंसेप्ट दलित रिजर्वेशन में भी लाना चाहते हैं, लेकिन दलित संगठनों ने इन दोनों बातों का विरोध किया। हालांकि जो आज भारत बंद हुआ है वो ज़्यादा सफल तो राजस्थान में, यूपी में, बिहार में हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, इन सब पार्टियों ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, भीम आर्मी, इन सब पार्टियों ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में इतना इफेक्टिवली ये भारत बंद नहीं रहा है। पंजाब में तो जो वाल्मीकि महासभा है उसने जो भारत बंद करने के लिए BSP के कार्यकर्ता थे उनको वापस भगा दिया और जो वाल्मीकि महासभा है उसने ये कहा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का, यानी कि रिजर्वेशन में कुछ जो वंचित जातियां रहेंगी उनको अलग से रिजर्वेशन देने का जो फैसला है ये बिल्कुल सही है। आप सबको पता है कि जो वाल्मीकि महासभा की ये डिमांड रही है कि जो वाल्मीकि समुदाय है उसको रिजर्वेशन का सही से फ़ायदा नहीं मिल सका है और इसी वजह से जो और दलित जातियां हैं जो कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा आपको दिखती हैं, जिनके नेता ज़्यादा आपको दिखते हैं, उनके पास ज़्यादा रिजर्वेशन रहा है, उनके लोग ही ज़्यादा भर्तियों में रहे हैं, इसलिए वाल्मीकि महासभा की ये डिमांड भी रही है। पंजाब में ये अकाली दल सरकार में ही लागू हो गया था SC और SC-B, और हरियाणा में BJP ने आके लागू कर दिया था। तो हरियाणा में भी इसका कोई असर दिखा नहीं है।
जहाँ पे बीएसपी पार्टी का ज़्यादा मजबूत काडर था, बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी की पार्टी का, वहाँ पर इसका ज़्यादा व्यापक असर दिखा है। बाकी उसका इतना कोई ज़्यादा व्यापक असर नहीं दिखा। लेकिन एनडीए की सरकार में कई नेता ऐसे हैं जो इसकी खिलाफत कर रहे थे। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी भी है और चिराग पासवान भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। तो बिहार में हम सबको पता है कि पासवान एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे चिराग पासवान आते हैं, जिसके पास जो सबसे ज़्यादा नौकरियों में भी है दलित रिजर्वेशन करके, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी वो इफेक्टिव दिखते हैं। और बात करें वाल्मीकि समुदाय की या फिर ऐसी डिनोटिफाइड ट्राइब्स जैसे सांसी, डेहा या फिर बंजारे, ऐसी बहुत सारे समुदाय हैं जिनको इस चीज़ का रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए चिराग पासवान ने भी केंद्र सरकार को कहा है कि एससी रिजर्वेशन में कोई दो फाड़ नहीं करने की ज़रूरत है, ना क्रीमी लेयर लागू करने की ज़रूरत है। तो और नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ दिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसको लेकर अब आगे राजनीति होनी है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको भुनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है वो है नॉन चमार दलित वोट बैंक के ऊपर। आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें एक अम्बेडकराइट सेक्शन की वोटें, दलित सेक्शन की वोटें बीजेपी को नहीं मिली। इसलिए जैसे नॉन यादव ओबीसी को बीजेपी ने मोबिलाइज किया था, ऐसे ही बीजेपी नॉन चमार दलित्स को अपने हक में ऑर्गेनाइज करना चाहती है, और इसीलिए वो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर एससी रिजर्वेशन में लेके आना चाह रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेशी यात्राओं के लिए निकल रहे हैं, और अब की बार वो 2 देशों में जाएंगे, यूक्रेन और पोलैंड। 23 अगस्त को निकलेंगे। इन यात्राओं का मकसद क्या है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जेलेंस्की, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे तब तो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जो देश यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है उसके वहाँ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझौते कर रहे हैं। लेकिन अब जेलेंस्की खुद उनको बुला रहे हैं। बेसिकली लोकसभा चुनाव चल रहे थे जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा पुश किया जा रहा था। आपने वो एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी बीजेपी की, जिसमें एक लड़की रोते हुए कहती थी कि वॉर तो रुकवा दी पापा, यानी कि यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा था, बीजेपी ने प्रचारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फ़ोन कॉल किया और उससे जो वॉर थी वो रुक गई थी। तो लेकिन हम सबको पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अभी भी जारी है। यूक्रेन लगभग 23 मील तक रूस के अंदर घुस चुका है। एक बार रूस हावी दिख रहा था, अभी के लिए यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं। तो कई सारी अपडेट अभी भी चल रही हैं। फिर भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो यूक्रेन की यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ ये जचा सकें कि देखिए वो वहाँ पर वॉर को रुकवाने जा रहे हैं, यानी कि युद्ध को रुकवाने जा रहे हैं। जो विश्व शक्ति यानी कि पूरी दुनिया उनका जलवा मानती है, ये सब प्रोपेगेट करने के लिए ये यात्रा प्लान की जा रही है। इसका कोई और ख़ास मकसद तो मुझे दिखता नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप ज़रूर बताइएगा अलग अलग जगहों पे कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर शंभू बॉर्डर से किसान आंदोलन से है। आज किसान आंदोलन से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। वो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हरियाणा पुलिस, बीजेपी नेताओं और किसान नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि आप थोड़ा सा तो रास्ता खोल सकते हैं, और उन्होंने कहा था कि हरियाणा पुलिस और जो नेता लोग हैं उनको एक प्रयास करना चाहिए ताकि किसानों से थोड़ा सा रास्ता खुलवा सकें। पहली बात तो जो रास्ता रोक रखा है वो किसानों ने नहीं रोक रखा, वो पुलिस ने रोक रखा है। तो पुलिस खुद खोल सकती है एम्बुलेंस के लिए या स्कूल बसों के लिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन आज एक वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये कहा गया कि आपको दिल्ली जाना है तो आप पैदल चले जाइए, बिना ट्रैक्टरों के चले जाइए, बिना कृपान के जाइए, बिना और अपने सामान के जाइए। तो उसको किसान नेताओं ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रास्ता खुलेगा तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, अपने जो हमारे पास सारा सामान है उसको लेकर ही हम जाएंगे। जब ये मीटिंग वैसे बेनतीजा रही, पुलिस अपने हिसाब की बात करती रही, आप अपने घरों पे चले जाइए, हम कोई कमेटी बनवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन किसान उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। इस बैठक में बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, और बैठक बेनतीजा होने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं बीजेपी के, उन्होंने बहुत घटिया बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो किसान नेता हैं उनको विदेशों से फंडिंग मिल रही है, जो कि बीजेपी का पुराना प्रोपेगेंडा है। पिछले आंदोलन में भी वही कहते थे कि इन किसानों को तो विदेश से फंडिंग आ रही है, वही उन्होंने दोबारा रिपीट किया। और दूसरी जो बात कही उन्होंने, उससे उनका जो एंटी सिख कैरेक्टर है वो भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि किसान बम कृपान लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे।
तो कृपान क्या लेकर कोई सिख किसान दिल्ली नहीं जा सकता, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो रवनीत बिट्टू हैं उन्होंने आज ये बयान दिया, बहुत घटिया बयान था, उनकी निंदा होनी चाहिए इसको लेकर। और वो एंटी सिख एंटी फार्मर तो हैं, वो आप सबको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा हम सबको पता है कि उनको ना तो हरियाणा से कोई विधायक वोट देने को तैयार, ना पंजाब से उनको राज्यसभा भेजा जा सकता, राजस्थान से उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ये उनकी हालत है। और मेरे को पक्का पता है कि जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं, अगली बार उनको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। लुधियाना ने तो उनको नकार ही दिया, उनको हरा कर घर बैठा दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और जो अगली खबर पंजाब और हरियाणा में जो भारत बंद था उसका असर क्यों नहीं रहा, उसको लेकर है। हरियाणा का मैं बता देता हूँ, हरियाणा में और पंजाब का। हरियाणा और पंजाब में जो नॉन चमार दलित सेक्शन है वो भी मोबिलाइज है। उन्होंने DS4 करके एक संगठन बना रखा है, जिसमें उन्होंने डिनोटिफाइड ट्राइब्स, वाल्मीकि समुदाय और इस किस्म की और भी जो जातियां हैं, धानक समाज हो गया, उन सब को इकट्ठा कर रखा, मोबिलाइज कर रखा है। और वो ये मांग करते रहते हैं कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए और उन जातियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए जिनको कभी भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है। तो ये एक मेरे को लग रहा था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे को आपको बताना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर, जैसे जो बीजेपी लोटस झारखंड में एक सर्जरी करने वाली थी वो होने से बच गई है। चंपाई सोरेन के थ्रू बीजेपी वहाँ से JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक तोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार गिराना चाहती थी। लेकिन चंपाई सोरेन जब दिल्ली आए तो उनके साथ जो बाकी विधायक थे वो नहीं आए, वो वापस हेमंत सोरेन के पास ही चले गए। हेमंत सोरेन ने उनको मैनेज कर लिया। तो जो झारखंड में बीजेपी सरकार गिराना चाह रही थी वो उनका पूरा ऑपरेशन फेल हो गया है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। तो बीजेपी को दोबारा सोचना पड़ेगा कि कैसे वो इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन झारखंड में तो अब नवंबर में चुनाव ही हो जाएंगे, इससे बीजेपी के डेंट लगा है कहीं ना कहीं और बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये है कि हरियाणा के एक नेता और पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बेशक से कांग्रेस सरकार बना ले, हमारे जो ऊपर वाले हैं वो इनकी सरकार तोड़ देंगे। तो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम इशारे में लेते हुए उन्होंने कहा कि बेशक से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाए, जो बीजेपी है वो सरकार तोड़ देगी। हम सबको पता है हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 6 विधायक कांग्रेस के तोड़ लिए थे और एक बार के लिए कांग्रेस की सरकार हिमाचल में अल्पमत में आ गई थी। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए तो 6 विधायक जो बीजेपी में गए थे कांग्रेस के, वो जीत के नहीं आ पाए। इसके कारण वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बची है। हरियाणा में ये बहुत पॉसिबल है कि 45 सीटों के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाता है। 46 सीटें हों तब सरकार बनती है। अगर कांग्रेस की 52 सीटें आई तो 8-10 विधायक बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर वो बाई इलेक्शन में जाएंगे तो फिर दोबारा हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार गिरा देने की, बनी बनाई सरकार गिरा देने की जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की छवि बनी हुई है, उसी एजेंडा को आजकल बीजेपी हरियाणा में प्रचार कर रही है। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। बीजेपी के अंदर भी एक हरियाणा विधानसभा चुनाव से रिलेटेड ये खबर मैं बता देता हूँ कि बीजेपी के अंदर भी टूट चल रही है, 2 फाड़ हो रखा है। RSS कुछ अलग बात कह रहा है और बीजेपी अलग बात कह रही है। RSS कह रहा है कि 70% टिकटें काटी जाएं, सिटिंग विधायकों की बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और नए चेहरों को टिकट दी जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिटिंग विधायकों की टिकट ना काटी जाए, नए चेहरों को टिकट देने की ज़रूरत नहीं है और दोनों आपस में टकराहट दोनों की बन रही है। तो देखना होगा कि किसकी ज़्यादा चलेगी, RSS की ज़्यादा चलेगी या बीजेपी की ज़्यादा चलेगी। मुझे लग रहा है कि RSS की ज़्यादा चलेगी, क्योंकि RSS ने 5 सर्वे इस चीज़ के लिए करवाए हैं और RSS के पास एक ठोस आधार है ये बात करने का। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमें देखना होगा कि क्या इसके ऊपर निकल कर आता है। जो JJP पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसके पास 10 विधायक थे 2019 में, लेकिन अब 5 विधायक ही बच पाए हैं। 5 विधायक पिछले 3 दिन में पार्टी छोड़ चुके हैं। 3 विधायक कांग्रेस में गए हैं, 2 विधायक बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं। आज भी 3 विधायकों की ज्वाइनिंग दिल्ली में कांग्रेस में हुई है और तीनों प्रयास कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस का टिकट मिल पाए। तो एक हिसाब से दुष्यंत चौटाला हैं वो खाली होते जा रहे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। और एक अपडेट ये भी है कि आज जो बीजेपी की राज्यसभा कैंडिडेट हैं किरण चौधरी, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, तो एक हिसाब से कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उनका अपना मैदान खाली छोड़ दिया। तो ये भी एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि उनको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, जबकि 5 विधायक तो JJP की टूट के आ ही चुके थे। 5 विधायक भी अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होता तो मेरे हिसाब से मिल जाती वोटें, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान तो इसका होगा।
अगली खबर की अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र के बारे में है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारा घटनाक्रम हो रहा है। जो अजीत पवार हैं, वो जो इस समय में बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार चला रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो दोबारा से सरकार को छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के पास आना चाह रहे हैं, लेकिन शरद पवार उनको मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो सकती है कि दोबारा से अजीत पवार शरद पवार के पास चले जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी नवंबर में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये आज की मोटी मोटी खबरें थी पॉलिटिकल, और उनका विश्लेषण मैंने आपको पेश करने की कोशिश की है। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।